नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आज हम लोग का सेट नंबर 20 करने वाले हैं साथियों। तो ये जो हमारा सीरीज है, क्लास है, ये आपका जो अभी हम लोग का डेट आपका रिलीज हो चुका है आरपीएफ आपका कांस्टेबल का। और ये क्लास आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि आपका एग्जाम में आपको 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है भिड़ने का संभावना है साथियों। ठीक है, तो क्लास में साथियों अंत तक बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस भी करने वाले हैं, तो जिससे कि हम आप लोग को और ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि श्री जतिन गोस्वामी को देश सम्मान प्राप्त हुए, बोल रहा है कि और उनके योगदान। अच्छा, ये हम लोग का आगे पीछे हो गया। बोला जा रहा है कि जतिन गोस्वामी को कौन सा जो है उसको सम्मान प्राप्त हुआ, और कौन सा क्षेत्र में। ठीक है, मतलब किसके योगदान के लिए उसको जो है सम्मान प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। तो साथियों, ये हम लोग का जो जतिन गोस्वामी है, इसको जो है इसको हम लोग का आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्षत्रिय के लिए, आपको क्षत्रिय का योगदान के लिए आपका सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं साथियों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय नृत्य जो है, ये जतिन गोस्वामी के योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा 2008 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कब? 2008 में। और क्षत्रिय जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये आपका देख सकते हैं क्षत्रिय जो है असम, भारतीय राज्य असम से ये संबंधित है। अब टोटल हम लोग का क्लासिकल डांस की संख्या कितने होते हैं साथियों? तो ये हम लोग का टोटल 8 होता है, और क्षत्रिय जो है ये असम में जो है विश्राम मठ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ हम लोग को कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग का इससे संबंधित हम लोग का जो फैक्ट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भारतनाट्यम भारत का सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भारतनाट्यम है, ये हम लोग का टोटल 8 क्लासिकल डांसों में से ये सबसे पुराना डांस कौन सा है? ये भारतनाट्यम है, इसको ध्यान रखना है। और इनकी उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है साथियों? तो ये आपका तमिलनाडु से होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कथक को भारत का एक शास्त्रीय नृत्य, ये आपको पता होना चाहिए। और उत्तरी क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हुआ, इन क्षेत्रों में जो है इसका क्या हुआ है, इनसे आपका विशेष महत्व रखता है, यानी कि उद्भव जो है उद्भव माना जाता है आपका उत्तर प्रदेश राजस्थान, किसको? ये कथक उत्तर भारत को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का ये कथक में हिंदू और मुस्लिम दोनों, क्या बोला जा रहा है, कथक में हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रभाव क्या प्रभाव हैं, क्योंकि यह हिंदू मंदिर परंपराओं और फारसी मुगल दरबार और नृत्य परंपराओं के मिश्रण के रूप में यह विकसित हुआ है। तो यानी कि यदि आपको पूछा जाए कि कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? कथक, यानी कि उत्तर भारत का हमारा जो क्लासिकल डांस है। ठीक है, कथक अब शब्द का मतलब क्या होता है? यहाँ पर संस्कृत में कथक शब्द का अर्थ होता है आपका कथा से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी अगला हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मणिपुरी नृत्य भारत का नृत्य शैली में ये से एक है। और ये मणिपुरी जो हम लोग का उत्तर भारत का ये क्या है, एक शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित रखता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है यह पौराणिक कथाओं में या पर दिव्य प्रेमियों और राधा और कृष्ण के विषय पर यह कृपा, तरलता और भक्ति के लिए जाना जाता है। कौन? ये मणिपुरी, जो मणिपुर से क्लासिकल डांस आपका संबंधित रखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से आपका कौन सा जनजाति के द्वारा आपको मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश का आपका जो लोसर त्यौहार है, ये आपका कौन सा जनजाति के द्वारा आपका मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो लोसर सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, मोनपा।
तो मोनपा जनजाति के द्वारा हमारा अरुणाचल प्रदेश में लोसर जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्यौहार मनाए जाते हैं, जो मोनपा जनजाति के द्वारा आपका ये मनाया जाने वाला प्रमुख अरुणाचल प्रदेश का ये त्यौहार है। और ये तवांग 3 दिवसीय लोसर त्यौहार आपका धूमधाम से मनाया जाता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका नीचे दिया हुआ है। जैसे बोला जा रहा है कि आपका आगामी नागा मणिपुर राज्य में एक मान्यता प्राप्त जनजाति समूह, यहाँ पर आप कौन सा, आगामी नागा मणिपुर राज्य में। और ये देख सकते हैं मुख्य रूप से ये कोहिमा, ये कुछ आपका जो दीमापुर के नागालैंड ज़िले में ये केंद्रित है। कौन, ये अंगामी नागा मणिपुर का। आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया है तो देख लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है, ये आपको बताना है। कौन सा इनमें से जो है जिसको राजकोषीय घाटा कहा जाएगा, ये आपको बताना है। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति, या फिर कुल व्यय आधार के अलावा कुल प्राप्ति, या फिर राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय राजस्व प्राप्तियाँ। ये आपको बताना है कि राजस्व घाटा का मतलब क्या होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का कुल व्यय माइनस आधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ। क्या हो जाएगा, कुल व्यय कहाँ पर है साथियों, ये हम लोग का कुल व्यय माइनस आपका आधार का यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है, और आधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ। ये हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। कौन, राजकोषीय घाटा जो होता है कुल करों, यानी कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल आय, कुल आय का मतलब क्या, कुल करों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के क्या बोला जाता है, आपका राजकोषीय घाटा। और उसके कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपका राजकोषीय घाटा, ठीक है। अब कुल राजस्व की गणना करते समय यहाँ पर देख सकते हैं कि उधार शामिल नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग का उधार होता है वो हम लोग का कुछ जो उधार को शामिल नहीं होता किसमें, राजस्व गणना करते समय। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए राजकोषीय घाटा माइनस क्या है, बजट व्यय या कुल व्यय या उधार को छोड़कर आपको कुल प्राप्तियां। ये आपको ध्यान रखना है, राजकोषीय घाटा। अब यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे राजकोषीय राजकोषीय घाटे की स्थिति उत्पन्न, यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा जाता है, हाँ राजकोषीय घाटा के बारे में यहाँ पर आप सबको सारा के दिया हुआ है। तो इस प्रकार से साथियों ये हम लोग का आगे कुछ हम लोग का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको देख लीजिए। जहाँ पर आपका सरकार की कुल आय या प्राप्तियाँ क्या है, ये आप देख सकते हैं कि राजस्व प्राप्तियाँ और गैर कार राजस्व, ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्राप्तियाँ। ये हम लोग का सरकार की कुल आय, सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ आप इस प्रकार से आपका कहाँ से जो है राजस्व प्राप्तियाँ होता है, निगम कर से, आयकर से, सीमा शुल्क से और संघ उत्पादन शुल्क से, और उसके बाद जीएसटी से जो है ये राजस्व प्राप्त होता है सरकार को। और गैर राजस्व जो है आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि ब्याज प्राप्तियों से, लाभांश या लाभ से, उसके बाद बाहरी अनुदान से और अन्य गैर राजस्व से, उसके बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश की प्राप्तियां से। तो कुछ इस प्रकार से जो है राजस्व प्राप्त होता है, राजस्व और आपका गैर राजस्व, ठीक है। अब सरकार के खर्चे किस प्रकार से होते हैं, सरकार के खर्चों में यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्व व्यय होता है, पूंजीगत व्यय होता है, ब्याज भुगतान होता है, और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए आपका सहायता अनुदान भी ये किस में इंक्लूड किया जाता है, काउंट किया जाता है, तो सरकार के खर्चे में। अब देख लेते हैं साथियों हम लोग का राजकोषीय घाटा पर बात करते हैं। तो राजकोषीय घाटे का सूत्र क्या होता है, राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल व्यय। मतलब घाटा कब होगा, जब हम लोग का खर्चा ज़्यादा होगा। तो कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका राजकोषीय घाटा।
तो यहाँ पर आपका सरकार का कुल व्यय का मतलब क्या होता है, पूंजीगत और आपका राजस्व व्यय, इसी को बोला जाता है हम लोग का राजकोषीय घाटा। और यहाँ पर अगर सरकार के कुल आय अगर देखा जाए तो राजस्व प्राप्तियाँ, ऋण की वसूली और अन्य जो है प्राप्तियाँ, इन सभी को मिलाकर हम लोग का क्या होता है, सरकार का कुल आय निकल कर आता है। तो कुल व्यय से अगर हम लोग का आय को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग का निकल के आएगा आपका राजकोषीय घाटा। तो ये सारा जो हम लोग का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को आपको बड़ी ध्यान से आपको देखना है। चलिए साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। भारत में बोला जा रहा है कि बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन किस पर आधारित है, ये आपको बताना है कि भारत में जो हम लोग का बेरोजगारी है और आपका गरीबी उन्मूलन के आधार आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का NSSO का घरेलू उत्पादन व्यय सर्वेक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा, जो कि NSSO का घरेलू उपभोक्ता व्यय हो जाएगा सही उत्तर सर्वेक्षण। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हम लोग का अगला कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपका NSSO के लगभग आपका 5 वर्ष के अंतराल पर भत्ते परिवारों का यहाँ पर घरेलू उपभोक्ता व्यय एक बड़े नमूना सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी उन्मूलन जारी किया जाता है कि क्या ये NSSO यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट साथियों देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपका जो गरीबी रेखा का आकलन उपभोक्ता व्यय पर आधारित है, इससे संबंधित हम लोग का जैसे समितियाँ हैं, अघन समिति 1979, लकड़वाला समिति हम लोग का पूछ लिया जाता है साथियों। ये लकड़वाला समिति हम लोग का जो है गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, ये लकड़वाला समिति। और तेंदुलकर समिति भी आपका कब आया था, तो 2009 में आया था। रंगराजन समिति भी ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित कुछ ये महत्वपूर्ण जो है ये समितियां हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये चारों जो समितियां हैं ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है आपका गरीबी उन्मूलन से संबंधित नहीं है। तो इन सभी को छोड़कर अगर कोई भी रहेगा तो उसको आपको क्लिक कर देना, टिक कर देना। अघन समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और आपका रंगराजन समिति 2012 गरीबी अनुमान और उन्मूलन से संबंधित ये हम लोग का रखते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। पूछा जा रहा है कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के सूची से आपको हटा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो कौन सा जो है संपत्ति का अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा आपको मौलिक अधिकार से ये हटा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4। ये दोनों ही में हम लोग का बड़ी कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि हम लोग का संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार को साथियों कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है, तो ये देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा लिया गया है। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से आपका हटा दिया गया है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है उसके बाद 1979 में ये लागू हुआ है। और साथियों आगे कुछ देख लेते हैं। और इसको हटा के कहाँ पर डाला गया है, तो ये आप देख सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार को सूची से हटाया गया और सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में अब अधिनियम 300 का को में इसको रखा गया, यानी कि कहाँ पर आपका 300 का ए में, ठीक है। और ये हम लोग का कौन सा भाग में आता है साथियों, तो भाग 12 में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आप देख सकते हैं कि इस संविधान संशोधन ने 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रभावित कुछ निरस्त कर दिए, कुछ को छोड़ दिया गया है और जो है परिवर्तनों का प्रावधान किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों अगला कुछ हम लोग को कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आपका 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, कब हुआ था, तो 76 में हुआ था। इसमें साथियों क्या हुआ था आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के सेवानिवृत्ति जो आपका 60 से 62 वर्ष कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन में, 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो यूपीएससी जो होता है वहाँ का जो अध्यक्ष और सदस्य का है उसका कार्यकाल को 60 से 62 कर दिया गया है। ये अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हम लोग का 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया है, तो यहाँ पर आपका प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता ये शब्दों को जोड़ा गया है। कहाँ पर यह प्रस्तावना में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जो है ये आपका प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, आपका डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा। आइए अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाग आपका 4 का 1 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य कितना है, भाग 4 में है। और अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन सा आर्टिकल में है, तो ये हो जाएगा आपका 51 का ए या को कह सकते हैं, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपका रसिया से लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग को कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43वां संविधान संशोधन जो है कब, ये आपका 1977 में यहाँ पर आपका क्या हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा डाले गए कई अनुच्छेदों को हटाया गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें कुछ कटौती किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला कुछ हम लोग का कुछ इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है साथियों, आप देख सकते हैं हॉफमैन कप आपका कौन से खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है फुटबॉल, लॉन टेनिस, उसके बाद बैडमिंटन या क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा आपका लॉन टेनिस से संबंधित है साथियों ये हॉफमैन कप। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हम लोग का हॉफमैन कप जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय इंडोर क्या हार्डकोर टेनिस प्रतियोगिता में, जिसमें आपका 8 टीमों आपका शामिल, तो ये हम लोग का हो गया। आगे देख लेते हैं जैसे आपका कुछ इम्पोर्टेंट है साथियों। अब हाँ, तो चलिए अब अन्य टेनिस से संबंधित हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं टूर्नामेंट क्या होता है। डेविस कप आपका टेनिस से संबंधित है, और उसके बाद बिली जॉन किंग कप है, उसके बाद हॉफमैन कप है, और लेवर कप और एटीपी कप। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों आपका किससे संबंधित, ये आपका टेनिस से संबंधित हम लोग का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। कौन सा, डेविस कप, बिली जॉन किंग कप, उसके बाद हॉफमैन कप और लेवर कप, और उसके साथ साथ हम लोग का एटीपी कप भी आपका टूर्नामेंट कौन सा, ये आपका टेनिस। चलिए आगे हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कप और ट्रॉफियाँ, और उसके बाद आपका खेल, ये आपका डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा। जैसे आपका डेविस कप किससे संबंधित है, तो डेविस कप हम लोग का टेनिस से संबंधित है। उसके बाद आपका फेड कप आपका किससे संबंधित है, तो फेड कप भी हम लोग का टेनिस से संबंधित है। अगला हम लोग का है जैसे आपका वेटमैन कप, ये भी आपका टेनिस से संबंधित है, तो ये भी हम लोग का ध्यान रखना है। मर्डेका कप जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। सोलहेम कप आपका गोल्फ से संबंधित है, और वाकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित हम लोग का कितने कप हो गया, हम लोग का राइडर कप हो गया, सोलहेम कप हो गया, और वाकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। आइए थॉमस कप हम लोग का बैडमिंटन से संबंधित है, और उबेर कप भी हम लोग का बैडमिंटन से संबंधित है, और आपका सुधीरमन कप भी आपका बैडमिंटन से। तो यहाँ से हम लोग का टोटल 3 हो गया हम लोग का बैडमिंटन से, थॉमस कप, उबेर कप और सुधीरमन कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। आइए अब आगे हम लोग देख लेते हैं टेबल टेनिस। तो साथियों ये हम लोग का टेबल टेनिस में क्या है, स्वेतलिंग कप आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। उसी प्रकार आपका करबिलोन कप, ये भी आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, और सुल्तान अजलन कप जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक। ये स्लाइड आपको 100% जो है ये आपको सफलता का मार्ग जो है इससे आपको
खुल जाएगा, क्योंकि ये स्लाइड जो है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपको जो है कहीं ना कहीं आपको जब भी आप प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा, और उसके बाद जो है आपको एग्जाम में भी इस प्रकार से आपको 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने का संभावना है साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन क्या बोला जा रहा है कि पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे, ये आपको बताना है। तो शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है सबसे पहले किसको मिला था साथियों, तो आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, तो के.एस. कृष्णा को मिला था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको पूछा जा सकता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता कौन थे। तो ये आपका के.एस. जो है कृष्णन हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, के.एस. कृष्णन। आइए अब इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान के लिए आपका पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में आपका दिया गया है। किसको, करीमनिकम श्रीनिवासन कृष्णा को आपका रमन प्रकीर्णन और उनके काम के लिए ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सी.वी. रमन के साथ आपका खोजा गया था। और साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी आपको सम्मानित किया गया है ये कृष्णन को। आइए अब आगे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये आपका वार्षिक विज्ञान पुरस्कार है। ये आपको ध्यान रखना, जो भटनागर पुरस्कार है ये हम लोग का विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है ये पुरस्कार। यहाँ पर आपका कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा अलग अलग। उसके बाद आइए देख लेते हैं। तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि CSIR के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है, कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये आपका CSR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSRIU द्वारा आपका प्रस्तुत किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार का नाम का CSIR संस्थापक निर्देशक शांति स्वरूप भटनागर के रूप में आपका जाना गया है। चलिए, तो इससे आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की सॉरी लंबाई कितनी होती है आपको बताना है। तो साथियों कितनी होती है आपको बताना है कि टेबल टेनिस का जो ऊपरी सतह की लंबाई होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, 264, 780, उसके बाद 274 या फिर 270। तो आइए देख लेते हैं साथियों, आपका टेबल टेनिस का जो लंबाई होता है आपका कितना होता है। तो ये आपका 274 होता है। कितना, तो आपका 274 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हम लोग का सही। चलिए आइए अब आगे हम लोग का कुछ इससे संबंधित देख लेते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन से संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एक मानक गेंद में आपका 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तो ये गिराया जाता है, तो यहाँ पर ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत में स्थित सबसे बड़ा आपका बौद्ध स्तूप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो साथियों आपका भारत में स्थित सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप क्या हो जाएगा साथियों। तो चलिए अब देख लेते हैं। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है आपका केसरिया स्तूप बिहार में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, केसरिया स्तूप बिहार, सबसे बड़ा भारत में बौद्ध स्तूप। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये साथियों आपका केसरिया स्तूप के बारे में यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है और इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। और केसरिया स्तूप अशोक के पूर्व के जो है समय का माना जाता है, क्योंकि अशोक के समय जो है यहाँ पर एक स्तंभ राजधानी खोजे गए थे, तो इसीलिए जो है अशोक का समय आपका माना जाता है। केसरिया स्तूप जो है आपका इंडोनेशिया में भी स्थित है, जैसे बौद्ध मंदिर कोरोबदूर के साथ। और ये कुछ आपका यहाँ पर आपका जो स्तूप है इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, जो केसरिया स्तूप आपका बिहार में है, चंपारण जिले में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि रोशन कुमार किस राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत नृत्य शैली के आपका प्रतिपादक है, ये आपको बताना है। तो रोशन कुमारी जो है हम लोग का कौन सा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, यह प्रतिपादक है। तो ये आपका कथक का ये प्रतिपादक है, जो कथक हम लोग का उत्तर भारत से संबंधित रखता है। उत्तर भारत में कहें तो राजस्थान हो गया, आपका यूपी हो गया, तो इस प्रकार से जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका रोशन कुमारी कथक से संबंधित आपका प्रतिपादक रही हैं। चलिए अब देख लेते हैं इससे संबंधित हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना आपका अभिनेता और कोरियोग्राफर रोशन कुमारी आपका भारत से है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका प्रमुख जो है, ये आपको शास्त्रीय नृत्य शैली प्रमुख कलाकारों में से एक माने जाते हैं। और इसका अगर घराने की बात करें तो जयपुर घराने की आराधक है, ये आपको पूछ लिया जाता है कौन से घराने से संबंधित रखती है, तो यह आपका जयपुर घराने से संबंधित रखती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हम लोग का जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओडिसी के रूप में जाना जाता है ये आपको। और उसके बाद आगे भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का प्रमुख क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली जो है आपका केरल का प्रमुख क्या है, केरल का आपका प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य है। और कथा नाट्य कला के रूप में भी इसको जाना जाता है, किसको, केरल को। क्या किस नाम से, आपका कथा नाट्य कला के रूप में जाना जाता है, किसको, कथकली, केरल को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि आपका वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार आपको भारत की साक्षरता दर कितनी है, ये आपको बताना है। तो साथियों आपका कितना हो जाएगा, 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता जो दर है, तो साक्षरता दर कितना हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए आपका 74.04, आपका ऑप्शन नंबर 4। तो आइए देख लेते हैं। तो 74.04 हो गया हम लोग का जो साक्षरता रेट है। कब, ये 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 74.04। और अगर बात करते हैं हम लोग का पुरुषों के साक्षरता दर पर, तो कितना हो जाएगा आपका 82.14 हो जाएगा पुरुषों के साक्षरता दर। और महिला पर बात करते हैं तो साथियों आपका महिला और पुरुष के बीच आपका काफ़ी अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और महिला में कितना 65.46 है। और 5 राज्य जैसे केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर साक्षरता दर सर्वाधिक हैं, तो आइए देख लेते हैं। वह सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्य और यहाँ पर मिक्सिंग है। जैसे आपका केरल में कितना है, केरल में 94% है आपका साक्षरता रेट है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का लक्षद्वीप में अगर बात करते हैं, लक्षद्वीप में 91.8% है। मिजोरम में आपका 91.3%। उसी प्रकार से गोवा, उसी प्रकार से आपका त्रिपुरा। ये हम लोग का जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों का यहाँ पर आपका इंक्लूड करके दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। तो अगला हम लोग का कुछ, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपका क्या दिया है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो केंद्र शासित प्रदेश पुरुष और महिला का साक्षरता दर है। जैसे आपका केरल में पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, 96.1%। महिला का कितना है साथियों, तो महिला का हो जाएगा 92.07% आपका केरल में महिला का क्या है, साक्षरता दर है। उसी प्रकार से बिहार में जो सबसे कम परसेंट है आपका साक्षरता, जैसे पुरुष में कितना है 71.2% और महिला में इतना आपका 51.5%। तो ये सारा जो हम लोग का जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी हम लोग का बन सकता था साक्षरता से रिलेटेड, तो सारा कुछ हम लोग का इस स्लाइड में कवर करने का प्रयास किया है। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आपका खेल राष्ट्रीय संस्थान, ये आपका पटियाला में स्थित है। कहाँ, ये पटियाला हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए अब देख लेते हैं। इससे संबंधित हम लोग का जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम लोग का इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान, जिसे आमतौर पर आपका राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी कि NIS के रूप में आपका जाना जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण इसका एक विंग और पटियाला शहर में ये स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान।
अब देख लेते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा ये क्या है साथियों, ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब जो है इसका स्थापना जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1961 में स्थापित इस संस्थान का नाम बदलकर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी है, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है। जनवरी 2014 में 24 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है साथियों। तो जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद अमिताभ कांत हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आपका क्या हो जाएगा, आपका अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। ठीक है, आपका अरविंद पनगड़िया होना चाहिए आपका 16वें वित्त आयोग 2024 के अनुसार। अब इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल नहीं है, ये आपको बताना है कि जायद फसल इनमें से कौन सा नहीं है। आइए देख लेते हैं। तरबूज, कद्दू, उसके बाद खीरा, ये सारा क्या है हम लोग का जायद फसल है, सिर्फ सरसों को छोड़कर। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। सरसों हम लोग का सही उत्तर हो गया। खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो खरीफ फसल ये आप देख सकते हैं, खरीफ फसलों को मानसून फसलों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम में खेती की जाती है। कौन सा, ये खरीफ फसल। अब साथियों यह फसल जो है बारिश के मौसम में शुरुआत में बोई जाती है, जिसमें आपका खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं, तो चावल हो गया, मक्का हो गया, बजरा हो गया, रागी, शरबत, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि कुछ जो है प्रमुख हम लोग का खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से जायद फसल के बारे में देख लेते हैं। तो जायद जो है ये जायद का मौसम खरीफ और रबी के मौसम के बीच का छोटा सा समय होता है, उसी को क्या बोला जाता है, ये आपका जायद फसल का सीजन जो है आपका बोला जाता है, रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम होता है। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपका जायद फसलों के रूप में जाना जाता है किसको, आपका कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि जो होते हैं, इनको जो है आपका जायद फसल के अंतर्गत रखा जाता है। उसी प्रकार से रबी फसल में साथियों ये आपका देख सकते हैं फसलों जिनमें आपका मानसून मौसम के अंत या सर्दियों के मौसम के शुरुआत में ये बोया जाता है, और जिसको सर्दियों के फसलों के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें हम लोग का गेहूं हो गया, सरसों हो गया, दालें जो आदि जो प्रमुख हम लोग का रबी फसल के अंतर्गत ये फसलें आती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए कि बोला जा रहा है कि जनवरी 2024 तक रामसर सूची में हाल ही में जोड़े गए आपका पाँच जो है इनमें से कौन सा भारतीय आर्द्रभूमि नहीं है। 2024 जनवरी 2024 में जो है हम लोग का रामसर साइट जो जोड़े गए हैं, उनमें से 5 में से यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा साथियों आपका पुलिकट झील इनमें से नहीं होगा, जो कि 2024 रामसर सूची में यहाँ पर जो 5 आर्द्रभूमि सूची था वहाँ पर ये पुलिकट नहीं होगा। तो कौन कौन सा हम लोग का जोड़ा गया था, तो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, उसके बाद अंक समुद्र पर्चिय संरक्षण रिजर्व, उसके बाद क्या आदनासीनी मुहाना, ये जो है इन सभी को आपका जोड़ा गया था कब, ये जनवरी 2024 के अनुसार। अब डल झील ये हम लोग का नहीं था उसमें शामिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथियों हम लोग का अब तक 2024 के अंतर्गत अगर 2024 में रामसर साइटों की कुल संख्या यहाँ पर अब कितना हो गया, अगस्त 2024 के अनुसार अगर देखा जाए तो टोटल अब हम लोग का बढ़कर हो गया आपका 85 रामसर साइट हो गए। 5 नए जोड़े गए हैं आर्द्रभूमि, जिसे कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक आपका कर्नाटक में मगधी है। आगे देख लेते हैं। जैसे उसके बाद आपका क्या है, अंक समुद्र पक्षी, ये कहाँ है, तो ये आपका अंक समुद्र पक्षी और अग्निशनी और तमिलनाडु के यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु का आपका करे वेट्टी पक्षी अभयारण्य, और यहाँ पर क्या है लंग वुड 16, ये कुछ आपका प्रमुख है।
अब अगर देख लेते हैं रामसर जो कन्वेंशनल है, ये आपका 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर पर स्थित जो है ईरान शहर रामसर में स्थित किए गए थे। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रामसर से संबंधित ये जो प्रमुख है रामसर कन्वेंशन, ये आपका आर्द्रभूमियों का संरक्षण और आपका बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि ये किया गया था। कब? आपका 2 फरवरी 1971। कैस्पियन सागर आपका ईरान का एक जो शहर है रामसर के नाम से ये जाना जाता है, जो कि वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से साथियों आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा त्यौहार जो है आपका मणिपुरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? हो जाना चाहिए साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? चेरवा हो जाएगा। मणिपुरी नववर्ष के नाम से ये जाना जाता है, चेरवा। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो चेरावा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मणिपुरी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। चेरावा महोत्सव मणिपुरी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। और साजिबू चेरावा मणिपुरी में मोइतियों के द्वारा ये नया साल है। किसके द्वारा? आपका मोइतियों के द्वारा आपका नया साल। और ये पारंपरिक त्यौहार है। चलिए, अब मनाया जाने वाला आपका महीना आप देख सकते हैं अप्रैल के बराबर। अन्य त्यौहार के बारे में देख लेते हैं, जैसे आपका लाई हरावा, कंग महोत्सव और संगाई महोत्सव, आपका कूट महोत्सव। ये जो जितने भी हम लोग का कहाँ से, ये आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। आपका लाई हरावा, कंग महोत्सव, संगाई महोत्सव और कूट महोत्सव ये मणिपुरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अगला चेरोवा हम लोग का ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से साथियों, देश सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था, ये आपको बताना है। तो कौन सा जो है सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए साथियों हम लोग को ऑप्शन नंबर 1, क्या? कव्वाली हो जाएगा। कव्वाली सूफी भक्त संगीत का एक रूप है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये उत्पन्न हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग के इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सूफी भक्ति संगीत का एक क्या है? रूप है जिनकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है, कव्वाली सूफी भक्ति। अब कव्वाली संगीत जो आपका भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये लोकप्रिय है। कहाँ पर? भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये लोकप्रिय है कव्वाली भक्ति। चलिए अब आगे देख लेते हैं साथियों हम लोग का, यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश को ढाका और चटगांव क्षेत्र में ये लोकप्रिय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हम लोग का आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कजरी से संबंधित आप देख सकते हैं। कजरी यहाँ पर क्या बोला है? भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न अर्धशास्त्रीय गायन एक शैली है। क्या? ये कजरी। कजरी शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं। शब्द कजरी की उत्पत्ति भोजपुरी शब्द आपका कजरा से हुआ है। कहाँ से? आपका भोजपुरी शब्द कजरा से हुआ है कजरी का। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में ये काफ़ी लोकप्रिय क्या है? आपका काफ़ी लोकप्रिय है कजरी। ठीक है, कजरी एक महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिपादक सिद्धेश्वरी देवी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और गिरिजा देवी, शारदा सिन्हा और साजन मिश्रा, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपका किससे संबंधित है? कजरी से कजरी के कुछ महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब तीज के बारे में देख लेते हैं साथियों। तो हम लोग का तीज जो है, तीज सावन और सावन के कुछ जोड़े सभी उत्सव है ये तीज हम लोग का। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का यहाँ पर तीज जो है देश भर में महिलाओं इस त्यौहार का गायन और नृत्य के साथ आपका मानसून का स्वागत करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं साथियों हम लोग का ये हरियाणा के नाम से बारिश ये हरियाणा में आपका प्रसिद्ध है क्या? आपका तीज। और उसी प्रकार से हम लोग का जो कजरी है, कजरी हम लोग का कहाँ? उत्तर प्रदेश और आपका किससे संबंधित है? आपका बिहार से संबंधित है, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसको आपको ध्यान रखना है। कजरी उत्तर प्रदेश बिहार। तीज आपका हो जाएगा आपका तीज आपका हरियाली साथियों, हरियाणा नहीं, तीज हो जाएगा आपका हरियाली। तीज का एक क्या है नाम? और चलिए अब यह सुखी विवाह जीवन समृद्धि का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बसंत गीत जो है
बसंत गीत यहाँ पर आप देख सकते हैं, बसंत मौसम का आपका गढ़वाल आदित्य ढंग, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हम लोग का अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का आपका शुभंकर रहा था या रहा है, ठीक है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर क्या हो जाएगा साथियों, आपका हिम तेंदुआ हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है, हिम तेंदुआ खेलो इंडिया विंटर गेम का शुभंकर 2024 में। अब इस प्रकार से आपका यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो साथियों चलिए अगला हम लोग का जो खेलो इंडिया विंटर गेम 2000 पहली बार कब लद्दाख में आपका आयोजित किए गए थे, खेलो इंडिया विंटर गेम का कहाँ, ये लद्दाख में। अब जो 2024 में आपका विंटर गेम आपका CNC यासान हिम तेंदुआ जो लद्दाख के मूल निवासी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। तो साथियों आपका पिवोटिंग जो है आपका कौन सा खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका बास्केटबॉल से संबंधित है क्या, ये आपका पिवोटिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित हम लोग का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं एक बार के लिए। तो पिवोटिंग आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, यहाँ पर आपका पहला ही पॉइंट आपका दिया गया है। आगे पिवटिंग तब होती है जब कोई खिलाड़ी आपका स्थिर रहता है और एक पैर से कदम रखता है, तो उसी को बोला जाता है आपका पिवटिंग। बास्केटबॉल से संबंधित ये कहलाता है। चलिए आगे हम लोग का कुछ खेल से संबंधित हम लोग का जो शब्दवालियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपका बास्केटबॉल से संबंधित है आपका फ्री थ्रो, बास्केटबॉल से संबंधित है। उसके बाद कॉमन फॉल बास्केटबॉल, और अंडरहेड टेक्निकल फॉल, और ओवरहेड, ये जो है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। उसी प्रकार से आपका बेसबॉल से जैसे आपका पिंचिंग और होम रून, बेस रनर, और परफेक्ट गेम, थ्रो स्ट्राइक और पुट आउट, ये कुछ प्रमुख जो है आपका बास्केटबॉल से। उसके बाद आगे देख लेते हैं बैडमिंटन से। तो शटल कक हो जाएगा, और उसके बाद सर्विस कोर्ट, डबल फॉल्ट, फोर हेड, उसके बाद बैक हेड, सैम्स, हीट, ड्रॉप, नेट, लव, ये कुछ जो प्रमुख आपका बैडमिंटन से संबंधित ये आपका प्रमुख शब्दों और उसके बाद आपका खेल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का कुछ आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है यहाँ पर मुक्केबाजी से संबंधित, यहाँ पर नॉकआउट आपका मुक्केबाजी से, रिंग स्टॉपेज, ये कुछ जो है इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका पूल से क्या है, मास्टर पॉइंट है, ग्रैंड स्लैम है, परफेक्ट ड्रिल है, डमी ट्रम्प है, ये आपका पूल से। उसके बाद बिलियर्ड या स्नूकर से आपका पूल क्यूट हिट, ये जो है। आगे हम लोग का क्रिकेट पर भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्रिकेट में टॉस रन, विकेट पिच, साइकिल चेलिंग पर क्या हो जाएगा, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस, पॉइंट रेस, ये आपका साइकिलिंग। और शतरंज पर आपका गैम्बिट, मूव, रेजाइन, ये शतरंज। और फुटबॉल पर क्या हो जाएगा, किक, गोल, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल। फुटबॉल गोल पर बात करते हैं तो कुछ हम लोग का अल्बाट्रस और डबल ईगल, ऑल स्क्वायर, ये गोल्फ से। उसके बाद जिम्नास्टिक पर चलते हैं तो पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, उसके बाद पुल ऑफ, ये आपका जिम्नास्टिक से। घुड़सवारी में देखते हैं तो 3 डेज इवेंट, ड्रेस शॉपिंग, और उसके बाद फॉल्ट, ये आपका घुड़सवारी से। हॉकी पर बात करते हैं तो बोली, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल्फ, 90 कॉर्नर, फ्लंटी, स्ट्रोक, ये आपका हॉकी। जूडो पर क्या हो जाएगा आपका, कोकोआ, वाइट, ब्लू, ग्रीन बेल्ट, ये जूडो से। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका स्लाइड है, इसे आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से, जैसे आपका MS गोपाल कृष्ण किस वाद्य यंत्र से के लिए आपका प्रसिद्ध है, ये आपको बताना कि MS गोपाल कृष्ण कौन से वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है। चलिए अब देख लेते हैं। तो MS गोपाल कृष्ण जो है ये हम लोग का हो जाएगा आपका सही उत्तर वायलिन से संबंधित है। किससे, आपका वायलिन का ये प्रसिद्ध क्या है, वादक है गोपाल कृष्णन।
आइए अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप पूरा यहाँ पर दिया गया है। 1997 में इसको प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया है, और पद्म भूषण, पद्मश्री, ये कुछ प्रमुख जो है पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और वीणा का जो प्रमुख यहाँ पर मशहूर यहाँ पर देख सकते हैं, वीणा वादक में कौन हो जाएगा, असद अली खान, रुद्र वीणा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद तबला में कौन हो जाएगा, तबला में हो जाएगा हम लोग का जाकिर हुसैन। सरोद में कौन हो जाएगा, अमजद अली खान, सरोद वादक ये प्रमुख। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपका जनवरी 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत के रैंक क्या है आपको बताना है। तो 2024 के अनुसार हम लोग को भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 80वां हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि 2024 के अकॉर्डिंग आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपको भारत का रैंक रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, 63 है, 64, 65 या 66, इनमें से क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो किया जाता है, ये आपको 164 के तहत आपका किया जाता है। कितना, 164 के तहत आपका राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है राज्य में। राज्यपाल का यहाँ पर प्रसाद पर्यंत्र यहाँ पर मंत्रिपरिषद धारण करेंगे, या मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक ये उत्तरदायी होता है, कौन, मंत्रिपरिषद। आइए अब 163 में क्या है साथियों देख लेते हैं। तो 163 में राज्य के राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो है, 164 में मंत्रियों के बारे में यहाँ पर अन्य प्रावधान में है। और उसके बाद 166 में क्या है, किसी राज्य के सरकार के कार्य का संचालन 166 में है। 167 में क्या है, तो राज्य को सूचना अग्रेसित करने के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार से जो है सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है, एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तब एक स्थिति के रूप में जानी जाती है। तो कौन सा स्थिति के रूप में जानी जाती है, जब हम लोग का दोनों ही मुद्रास्फीति और बेरोजगारी पीक पॉइंट पर होती है। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का मुद्रास्फीति जनित मंदी हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति जनित हम लोग का मंदी हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। जब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति हम लोग का उच्च स्तर पर होगी तो मंदी कहलाता है। अब इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका कुछ इस प्रकार से है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार आपका किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ये आपको बताना। तो साथियों आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका 1965 में आपका प्रदान किया गया था। अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो साथियों ये आप देख सकते हैं 1965 में पहला जो है किसको दिया गया था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे, तो मलयालम लेखक जो है शंकर क्रूब जी थे। उसके बाद आपका 1950 में यहाँ पर आपका क्या प्रकाशित संग्रह, ये आपको तो आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आशापूर्णा देवी को अपने उपन्यास प्रथम प्रीति सूत्री के लिए कब 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, कौन, यह आशापूर्णा देवी, कब 76 में। और सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो शंकर क्रूब जी थे, 1965 हो जाएगा आपका इसका स्थापना। और ज्ञानपीठ आपका नवीनतम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 57वां जो है आपका दिसंबर 2021 में किसको दिया गया था, तो ये कोंकणी लेखक दामोदर मोजे को दिया गया था। कौन सा, ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित हम लोगों ने सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है। चलिए तो साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में तो चलिए कितना दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका 11 लाख का नगद पुरस्कार सरस्वती कंस से भी आपको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से साथियों आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने
भारत में क्या अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर जो है डच के द्वारा इस व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया है, तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नागापट्टिनम, उसके बाद चिंसूरा, मछलीपट्टिनम, उसके बाद सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी में जो है आपका डच के द्वारा व्यापारिक केंद्र खोले गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर आपका डिटेल दिया गया है, कब 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 आपका खोला गया था। कोंकण में आपका कब कब, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, सारा कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो साथियों अगला क्वेश्चन, हाँ तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका पूरा डिटेल में यहाँ पर पूरा कुछ आपका देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हम लोग का जो है आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथियों सेशन को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी करते जाइए, ठीक है। तो साथियों चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।